हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायो यात्रा अकेडमी। मैं हूं ऋषभ और आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, यानी बायो फाउंडेशन बैच शुरू हो चुका है ऑफिशियली। ठीक है, तो हम पहला लेक्चर लेके आए हैं सेल द यूनिट ऑफ लाइफ का, और इसमें हम लोग एनसीईआरटी को एकदम पकड़ के चलेंगे, एक एक लाइन को समझेंगे और कोर कंसेप्ट से सारे जितने भी एमसीक्यूज नीट में बनते हैं वो हम सारे सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो बस एक नोटबुक ले लीजिए जिसको आप लोग आज से जो बना रहे हो उसमें आप लोग स्टार्टिंग में लिख लो कि आई विल बी डिसिप्लिन्ड, आई विल बी फोकस्ड। ठीक है, टिल द एंटायर बायो फाउंडेशन जर्नी। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट लेक्चर है, नई शुरुआत है, वहाँ से हम शुरू करते हैं सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। जैसे आप बोर्ड में देख सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा बेसिक चैप्टर और आज बहुत ही ज़्यादा बेसिक लेक्चर रहने वाला है। ठीक है, आप लोग आज से एकदम सीरियसली अपनी नीट 2027 की जर्नी स्टार्ट कर दीजिए, जिसमें बायो फाउंडेशन से आप लोग अपनी बायोलॉजी को बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने वाले हैं। ठीक है, तो फर्स्ट लेक्चर एकदम फोकस के साथ, डिसिप्लिन के साथ आप बैठ जाइए और हम स्टार्ट करते हैं सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, तो एकदम रिलैक्स्ड, एकदम फोकस्ड। एनसीईआरटी साइड में रख लीजिए ताकि आप लोग उससे रिफ़र कर सको लाइंस, और मैं भी एनसीईआरटी रीड करता रहूँगा, स्क्रीन पे आपको एनसीईआरटी दिखेगी। ठीक है, पहले हम लोग एक कॉन्सेप्ट समझेंगे, फिर एनसीईआरटी पढ़ेंगे, फिर कॉन्सेप्ट समझेंगे, फिर एनसीईआरटी पढ़ेंगे, ऐसे करके पूरा चैप्टर हम लोग सेल द यूनिट ऑफ लाइफ ख़त्म करने वाले हैं। तो ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले सेल द यूनिट ऑफ लाइफ अगर हम लोग पढ़ रहे हैं तो उसमें हमारे पास पहला क्वेश्चन जो आता है वो है व्हाट इज सेल, व्हाट इज सेल। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास आता है। तो सबसे पहले आप लोग को ये समझना है कि जब एनसीईआरटी स्टार्ट करती है चैप्टर तो कैसे स्टार्ट करती है कि व्हेन यू लुक अराउंड यू विल सी एनिमेट ऑब्जेक्ट एंड इनएनिमेट ऑब्जेक्ट। इसका मतलब लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स आप लोग देखोगे, और उनको अलग क्या करता है, कुछ फीचर्स हम लोग जो बचपन में पढ़ते हैं, है ना। लिविंग वर्ल्ड जो फर्स्ट चैप्टर है हमारा बायोलॉजी का, उसमें आप लोग कुछ देखने वाले हो। ठीक है, लेकिन सबसे बेसिक चीज़ है सेल का होना। ठीक है, जिसमें सेल होता है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जिसमें सेल नहीं होते हैं वो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ये एनसीईआरटी स्टार्टिंग में कहती है। ठीक है, तो सेल क्या है, सेल क्या है, सेल हमारी एनसीईआरटी क्या कहती है, सेल इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लाइन है और बहुत ही ज़्यादा बेसिक है, आप लोगों को सब लोग को ऑलमोस्ट पता होगी कि सेल क्या है। इज़ अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इतना आप लोगों को समझ में आया। अब इसका रीज़न देती है कि स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट क्यों है। स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट, इसका मतलब आप लोग को पता होना चाहिए। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट का मतलब, यूनिट क्या होता है, यूनिट क्या होता है, मैं आपको यूनिट समझाता हूँ सबसे पहले। जैसे स्ट्रक्चरल यूनिट और फंक्शनल यूनिट सेल को क्यों कहा गया है। पहली बात, हम जैसे ऑर्गन सिस्टम से बने हैं, हमारे पास बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम हैं। उसके बाद हमारे पास जो ऑर्गन सिस्टम है वो बाकी सारे ऑर्गन से बने हैं। ऑर्गन हमारे टिश्यू से बने हैं और टिश्यूज आर कंपोस्ट ऑफ सेल्स। ठीक है, इतना आप लोगों को, हमको सबको पता है। तो हम जब एक सिस्टम से नीचे जाते हैं तो चीज़ें रिपीट होती हैं। क्या होती हैं, चीज़ें रिपीट होती हैं। जैसे हमारे पास कुछ ऑर्गन, फिंगर्स रिपीट हो रही है, तो हम लोग जो हाथ है उसको यूनिट नहीं कह सकते। ठीक, उसके बाद जब हम चलते हैं क्या हम लोग टिश्यू को यूनिट कह सकते हैं। देखेंगे तो जो हमारा हाथ है, जो हमारा हाथ है वो किससे बना है, टिश्यूज़ से बना है। बहुत सारे टिश्यूज़ हैं। ठीक है, तो जो टिश्यूज़ हैं और टिश्यूज़ तो रिपीट हो रहे हैं, तो इसमें हाथ में ऐसी चीज़ें हैं जो अपने आप को रिपीट कर रही हैं बार बार। तो हमारे हाथ जो हैं वो क्या है, यूनिट नहीं हुए। ठीक है, यूनिट नहीं, मतलब स्किन यूनिट नहीं हुई, स्किन में बहुत सारे टिश्यूज़ आते हैं। ठीक है, अब हम टिश्यूज़ के भी अंदर गए तो टिश्यूज़ के अंदर बहुत सारे सिमिलर टाइप्स ऑफ सेल मिले। समझ में आ रहा है, सिमिलर टाइप्स ऑफ सेल्स मिले। तो हम लोग टिश्यूज़ को भी यूनिट ऑफ लाइफ नहीं कह सकते। क्यों, क्योंकि उसके अंदर भी सिमिलर रिपीटिंग पैटर्न है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग सेल के अंदर गए तो सेल के अंदर हम लोग को डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स मिली जो अपने आप को रिपीट नहीं कर रही थी। वो सब अलग अलग थी, न्यूक्लियस अलग, सेल ऑर्गेनल्स अलग, सब अपने अपने फंक्शंस कर रहे हैं। उसमें से हम लोग एक भी हटा दें तो सेल फंक्शन ही नहीं कर पाएगा। समझ में आ रहा है, तो वो एक यूनिट है, उससे मिल के हमारा पूरा बॉडी बना, एक पूरा लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्रिएट हुआ है। समझ में आया, तो इसका मतलब क्या हुआ
कि सेल इज़ अ स्ट्रक्चरल यूनिट तो हो गया, अब फंक्शनल यूनिट क्यों? क्योंकि सेल से थोड़ा सा भी कम अगर हम कुछ कर दें तो वो ऑर्गेनिज्म लिविंग नहीं रहेगा। ठीक है, इसका रीज़न एनसीईआरटी बहुत अच्छा देती है। ठीक है, इसका रीज़न अच्छा देती है। रीज़न 2 रीज़न देती है एनसीईआरटी। कितने? 2 रीज़न कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म मतलब सिंगल सेल का ऑर्गेनिज्म, जैसे हमारे पास तो बिलियंस ऑफ सेल्स हैं, लेकिन जो एक सिंगल सेल का ऑर्गेनिज्म मतलब एक सेल को भी हम लोग ऑर्गेनिज्म मान सकते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि ऐसे ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट करते हैं और वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस शो करते हैं। क्या करते हैं? आर कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, आर कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। पहला रीजन तो ये हुआ। एक दूसरा रीजन देता है कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं हमारे पास, सबसे पहला रीजन तो आप लोग समझ में आया कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। ठीक है, और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कैन परफॉर्म असेंशियल फंक्शन ऑफ लाइफ, असेंशियल फंक्शन ऑफ लाइफ। इसका मतलब समझा कि एक सिंगल ऑर्गेनिज्म भी अपना पूरा फंक्शन परफॉर्म कर सकता है जो एक लाइफ के लिए नेसेसरी है। उसके ज़िंदा रहने के लिए जितनी भी फंक्शंस नेसेसरी हैं वो अकेले कर सकता है। इसीलिए क्या कहा गया है कि सेल इज़ अ फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। और स्ट्रक्चरल क्यों? क्योंकि वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस कर सकता है। तो स्ट्रक्चरल में भी जाएंगे तो यूनिट हुआ सेल, और फंक्शनल में भी जाएंगे तो यूनिट हुआ। इतना आप लोगों को समझा? ये स्टेटमेंट समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। असर्शन और रीज़न में ये स्टेटमेंट डायरेक्ट आ सकता है। समझ में आया? अब इसके बाद हम कुछ डिस्कवरीज देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं? डिस्कवरीज। ठीक है, कुछ डिस्कवरीज देख लेते हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये एज इट इज़ एनसीईआरटी में दिया गया है और ये एज इट इज़ नीट के क्वेश्चंस में आ सकती है। तो सबसे पहली डिस्कवरी कि सेल को सबसे पहले देखा किसने था? सेल को देखा किसने था? तो हमारे पास हम लोग 9th या 8th में पढ़ते हैं कि सेल को डिस्कवरीज। ठीक है, तो सेल फर्स्ट ऑब्जर्व्ड बाय किसने देखा था? रॉबर्ट हुक ने। किसने देखा था? रॉबर्ट हुक ने कौन सा सेल देखा था? ऑब्जर्व्ड नॉन लिविंग सेल। तो कौन सा सेल था? वो कॉर्क का सेल था, मतलब एक डेड सेल था। कैसा था? डेड सेल। किसका था? एक कॉर्क सेल। अब कॉर्क सेल क्या होता है? प्लांट में होता है, सुने होंगे कॉर्क कैम्बियम। ठीक है, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, कॉर्क कैम्बियम। एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट जब हम पढ़ेंगे तब कॉर्क के बारे में पढ़ेंगे। तो कॉर्क डेड होता है। ठीक है, आप लोगों को पता है। तो कॉर्क सेल को सबसे पहले किसने देखा था? याद रखना, रॉबर्ट हुक ने देखा था। और सेल फर्स्ट ऑब्जर्व बाय रॉबर्ट हुक, वो नॉन लिविंग सेल था। सेकंड, तो सर फर्स्ट लिविंग सेल किसने देखा? फर्स्ट लिविंग सेल ऑब्जर्व्ड बाय, फर्स्ट लिविंग सेल हमारा ऑब्जर्व्ड बाय, किसने ऑब्जर्व किया? एंटोनी वॉन लीeuwenhoek ने। ठीक है, एंटोनी वॉन लीeuwenhoek, ठीक है, ने सबसे पहले देखा था। तो ये साइंटिस्ट ने, अभी आप लोग अगर एनसीईआरटी देखोगे उसमें एंटोन वॉन लीeuwenhoek दिया है, तो उसको एंटोनी कर लेना, नई एनसीईआरटी में करेक्शन है। इन्होंने सबसे पहले सेल कहाँ पर देखा था? ऑर्किड सेल में देखा था। किसमें देखा था? ऑर्किड सेल में, सॉरी बैक्टीरिया में देखा था। किसमें देखा था? बैक्टीरिया में देखा था। किसमें देखा था? बैक्टीरिया। ठीक है, तो डेड सेल में सबसे पहले सेल को किसने ऑब्जर्व किया? रॉबर्ट हुक ने, डेड सेल में, कॉर्क सेल में। लेकिन लिविंग सेल को सबसे पहले किसने ऑब्जर्व किया? एंटोन वॉन लीeuwenhoek ने, बैक्टीरियम। बैक्टीरिया इज लिविंग। अब थर्ड हमारा सबको पता है 1831 में क्या हुआ था। 1831 में हमारे एक साइंटिस्ट थे रॉबर्ट ब्राउन। कौन थे? रॉबर्ट ब्राउन। उन्होंने सबसे पहले क्या देख लिया था? रॉबर्ट ब्राउन ने ऑब्जर्व्ड न्यूक्लियस। ठीक है, रॉबर्ट ब्राउन ने सबसे पहले क्या देख लिया था? न्यूक्लियस देख लिया था। क्या देख लिया था? न्यूक्लियस। उसके बाद 4th नंबर पे
4th नंबर पे, ठीक है। न्यूक्लियस देख लिया था, किस में देखा था? ऑर्किड सेल्स में। किस में? ऑर्किड में, इन ऑर्किड। पता है फ्लावर आता है, ऑर्किड फ्लावर। अब देखो 4th चीज़ हम लोग देखेंगे। 4th चीज़ एक स्टेटमेंट है। 4th चीज़ एनसीईआरटी में दिया गया एक स्टेटमेंट है कि माइक्रोस्कोप के आने के बाद, आफ्टर डिस्कवरी ऑफ माइक्रोस्कोप, आफ्टर इन्वेंशन ऑफ माइक्रोस्कोप, सॉरी, आफ्टर इन्वेंशन ऑफ माइक्रोस्कोप, cell details can be observed। ठीक है, तो ये डिस्कवरीज हैं, 3 तो डिस्कवरीज हैं, एक स्टेटमेंट है, आप लोग को याद रखना है। तो ये सारे पॉइंट्स, जितने भी पॉइंट्स हैं, सेल इज़ अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, सबसे पहले आप लोग को याद रखना है। सेकंड चीज़ हमारा है उसके रीज़न, ठीक है, उसका रीज़न क्यों है, क्यों उसको स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ कहते हैं। नेक्स्ट हमारे डिस्कवरीज हैं, ठीक है, तो आप लोग इतना कॉपी कर लो फटाफट से, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं, ठीक है। आई होप आपने कॉपी कर लिया होगा। अब हम आपने जितने भी नोट्स बनाए हैं उसके बेसिस पे हम लोग थोड़ा एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं, ठीक है, थोड़ी सी एनसीईआरटी देख लेते हैं। आप लोग स्टार्टिंग में देखोगे तो ये हम देखो, ये मेरा एनसीईआरटी है, ये हमारी एनसीईआरटी है। आप लोग स्टार्टिंग में देखोगे एनसीईआरटी आप लोग को स्लाइड में कहीं पे स्क्रीन पर दिख जाएगी, मैं अटैच कर दूंगा, ठीक है, तो आप लोग साथ में पढ़ सकते हो, या फिर आपके पास एनसीईआरटी नहीं है तो आप लोग स्क्रीन पर भी देख के पढ़ सकते हो, ठीक है। देखो स्टार्ट कैसा किया गया है, व्हेन यू लुक अराउंड यू सी बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, ठीक है। यू मस्ट हैव वंडर्ड एंड आस्क्ड योरसेल्फ व्हाट इज इट दैट मेक्स एन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, और व्हाट इज इट दैट एन इनएनिमेट थिंग्स डज नॉट हैव विच अ लिविंग थिंग हैज़, ठीक है। ऐसी क्या चीज़ है जो लिविंग थिंग्स में है और नॉन लिविंग थिंग्स में नहीं है? आप लोगों को पता है सेल, ठीक है। द आंसर इज टू दिस इज द प्रेजेंस ऑफ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, द सेल, इन अ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। नेक्स्ट, ऑल ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स, सम आर कंपोज्ड ऑफ अ सिंगल सेल एंड आर कॉल्ड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स व्हाइल अदर्स लाइक अस, ठीक है। कुछ कुछ में क्या होता है, सिंगल सेल होता है जिसको हम लोग यूनिसेलुलर कहते हैं, और कुछ कुछ में बहुत सारे सेल्स होते हैं इनको हम लोग मल्टीसेलुलर कहते हैं। व्हाट इज सेल? Unicellular organisms are capable of independent existence and performing the essential functions of life। समझ में आया? नेक्स्ट देखो क्या लिखा है कि एनीथिंग लेस देन अ कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ सेल डज नॉट इंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग। कोई भी सेल से हम लोग कुछ भी कम कर दें, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हटा दें, उसका न्यूक्लियस हटा दें, उसका जेनेटिक मटेरियल, वो काम ही नहीं करेगा, फंक्शन स्टॉप हो जाएगा उसका, ठीक है। तो सेल अपने आप में एक यूनिट है, उससे छोटा कुछ नहीं हो सकता जो लिविंग बोल सकते हैं जिसको हम, ठीक है। Hence cell is a fundamental structure and functional unit of life। देखो रीजन ऊपर दिया गया, असर्शन रीजन का क्वेश्चन इससे अच्छे से बन सकता है, ठीक है, नीट के लिए। नेक्स्ट देखो, एंटोनी वॉन लीवनहुक, जिसमें एंटोन दिया उसको एंटोनी कर लो। फर्स्ट सॉ एंड डिस्क्राइब द लाइव सेल, सबसे पहले लाइव सेल, जिंदा, किसमें देखा था उन्होंने? बैक्टीरिया में, हमको पता है। रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया था न्यूक्लियस इन ऑर्किड सेल 1831 में, ठीक है। ये नहीं दिया है, मैं एक्स्ट्रा थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन। द इन्वेंशन ऑफ द माइक्रोस्कोप एंड इट्स इंप्रूवमेंट लीडिंग टू द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप डिवेल्ड द स्ट्रक्चर, ठीक है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी के बाद और भी ज़्यादा डिटेल में हम लोग देखने लग गए सेल को, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, सेल थियोरी की। किसकी? सेल थियोरी। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन है क्योंकि इसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। अब देखो सबसे पहला 1838 में एक साइंटिस्ट थे, मैटहायस स्क्लीडन, ठीक है। ये कहाँ के साइंटिस्ट थे, कौन साइंटिस्ट थे? ये थे एक जर्मन बॉटनिस्ट थे। तो अगर ये बॉटनिस्ट है तो उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया होगा? ऑब्जर्व्ड प्लांट सेल्स। इन्होंने बहुत सारे प्लांट सेल्स को ऑब्जर्व किया, ठीक है, प्लांट सेल्स को ऑब्जर्व किया, और कंक्लूजन क्या निकाला, है ना? कंक्लूजन क्या निकाला? कंक्लूजन ये निकाला कि प्लांट्स के पास क्या है? डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स। प्लांट्स हैव डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स, ठीक है। प्लांट्स के पास क्या है? डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स। समझ में आया? उसके बाद नेक्स्ट 1839 में एक थियोडर शॉन, ठीक है, थियोडर श्वान नाम के एक साइंटिस्ट थे,
मैथायस क्लेडन के बारे में पढ़ लिया। थियोडर शॉन देखो, ये क्या थे, ये भी जर्मन थे और जूलॉजिस्ट थे, ठीक है। याद रखना जर्मन है, कुछ कुछ एनसीईआरटी में ब्रिटिश दिया गया है, वो पुराने एनसीईआरटी है, उसको करेक्ट कर लेना आप लोग, अपने एनसीईआरटी में कट करके उसको जर्मन लिख लेना। इन्होंने, ये जूलॉजिस्ट है, इन्होंने क्या किया, ऑब्जर्व्ड एनिमल सेल, इन्होंने एनिमल सेल को ऑब्जर्व किया। एनिमल सेल को ऑब्जर्व करने के बाद इनको क्या पता चला कि सेल के पास क्या था, कंक्लूजन इनका क्या है, कंक्लूजन कि सेल के पास क्या था, सेल हैज़, ठीक है, एक स्ट्रक्चर है, ये सेल वॉल की बात कर रहे हैं, तो एनिमल सेल में तो सेल वॉल होता ही नहीं है, प्लांट सेल में सेल वॉल होता है। तो इन्होंने क्या बताया कि जो सेल वॉल है वो यूनिक कैरेक्टरिस्टिक है, किसकी, प्लांट की, किसकी, प्लांट की यूनिक कैरेक्टरिस्टिक है क्या, प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल। तो कंक्लूजन इन्होंने क्या दिया कि सेल हैड अ थिन आउटर लेयर, थिन आउटर लेयर, उनके पास थिन आउटर लेयर थी। ये थिन आउटर लेयर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि उन्होंने एनिमल सेल को ऑब्जर्व किया, एनिमल सेल को ऑब्जर्व करने के बाद उनको सेल वॉल तो दिखा नहीं, सेल वॉल होता तो थिक बोलते। तो थिन आउटर लेयर क्या किसकी थी, वो सेल मेम्ब्रेन थी, जो सेल वॉल के अंदर होती है, सेल को दिखाते हैं अभी, ठीक है, थिन आउटर लेयर। तो इससे इन्होंने ये कंक्लूड कर दिया, कि प्रेजेंस ऑफ, क्या कंक्लूड कर दिया, कि सेल वॉल का मौजूद होना, ये एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक है प्लांट की, एक खासियत है प्लांट्स की, ठीक है। ये किसने बताया, किसने कंक्लूड किया, थियोडर शॉन ने। समझ में आया, ये चीज़ समझ में आया, ठीक है। ये कंक्लूजन बना इनका। देखो हम लोग ये देख रहे हैं कि इन्होंने क्या बताया है। सबसे पहले अगर इसको हम लोग बोलते हैं आउटर लेयर सेल वॉल, क्या बोल रहे हैं, सेल वॉल, तो ये क्या है, एक प्लांट सेल है, क्या है ये, प्लांट सेल है। अगर हम लोग आउटर स्ट्रक्चर हम लोग पढ़ रहे हैं जिसमें हम बोल रहे हैं सेल मेम्ब्रेन, क्या बोल रहे हैं, सेल मेम्ब्रेन, तो ये क्या है, एक ये एनिमल सेल है, क्या है ये, एनिमल सेल। क्यों, क्योंकि एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती। क्या इसके अंदर सेल मेम्ब्रेन होगी, बिल्कुल होगी, इसके अंदर क्या होगी, सेल मेम्ब्रेन होगी। अब इसके अंदर सिर्फ न्यूक्लियस होगा, क्या है ये, न्यूक्लियस, ठीक है, क्या है, न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के बाहर वाला स्ट्रक्चर ये जो है, ये न्यूक्लियस के बाहर क्या है, साइटोप्लाज्म है, क्या है, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती रहती है, सेल के रिएक्शंस होते रहते हैं। तो थियोडर शॉन और मैथियस क्लीडन ने क्या बताया कि जो प्लांट सेल है उनकी यूनिक कैरेक्टरिस्टिक है सेल वॉल की, ठीक है। और उन्होंने ये चीज़ बताया कि सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में सेल या फिर सेल के प्रोडक्ट होते हैं, ठीक है, सेल या फिर सेल के प्रोडक्ट होते हैं। किसने बताया, ये मैथायस क्लीडन और थियोडर शॉन ने। इसको फटाफट से आप लोग कॉपी कर लीजिए, पॉज कर लीजिए या फिर पॉज करके आप लोग कॉपी कर लीजिए, ठीक है। आई होप आप लोग को इतना समझ में आ गया होगा। सबसे पहले हम लोग जो पहली स्लाइड थी और जो दूसरी स्लाइड थी वो दोनों प्रॉपर समझ में आ गया, ठीक है। अब देखो आगे क्या हुआ, आगे मैं आप लोग को एक चीज़ बताया था, यहाँ पे एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ कि जो हमारा सेल है इसमें क्या क्या होता है। सबसे पहले सेल वॉल प्लस सेल मेम्ब्रेन प्लस न्यूक्लियस और क्या होता है, साइटोप्लाज्म होता है। क्या होता है, साइटोप्लाज्म होता है। नेक्स्ट अगर हम लोग इसमें से सेल वॉल को गायब कर दें तो हम लोग उसको बोलते हैं प्रोटोप्लास्ट। क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लास्ट, जिसमें क्या होता है, सिर्फ सेल मेम्ब्रेन प्लस न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म होता है, ठीक है। इसका मतलब सिर्फ सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, उसके अंदर न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म, इसके अंदर बाहर सेल वॉल होती है, फिर सेल मेम्ब्रेन, फिर न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म, ठीक है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, मतलब कहने की बात है, ठीक है, सिर्फ कहने की बात है। और फिर होता है प्रोटोप्लाज्म। क्या होता है, प्रोटोप्लाज्म में क्या होगा, सेल मेम्ब्रेन भी, अगर सेल मेम्ब्रेन को हटा दें तो हम लोग न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म को हम लोग क्या कहते हैं, प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म को क्या कहते हैं हम लोग, प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। इतना समझ में आप लोग, बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। अब एक और चीज़ देखो कि यहाँ पर हमारे पास
जो सेकंड वाला जो साइंटिस्ट थे, कौन, थियोडर शॉन, तो शॉन ने एक हाइपोथेसिस दिया, एक श्वान ने एक हाइपोथेसिस दिया कि जो सेल है, मतलब जितने भी बॉडीज ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट सेल्स, प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल। क्या बोला, बॉडीज ऑफ एनिमल एंड प्लांट सेल्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स। ठीक है, इन्होंने ये हाइपोथेसिस दे दिया, ठीक है, आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड देयर प्रोडक्ट। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हर, इन्होंने प्लांट और एनिमल को ऑब्जर्व किया था दोनों ने मिलकर, ठीक है, एक ने 1838 में किया था मैट हैस्क्लेडन ने, और 1839 में थियोडर शॉन ने एनिमल्स को ऑब्जर्व किया। तो इस पे ये लोग ने क्या कंक्लूड किया, शॉन ने क्या कंक्लूड किया कि जो प्लांट और एनिमल हैं इनमें सेल्स हैं, या फिर सेल से बनी हुई कुछ चीज़ें, उनको प्रोडक्ट ऑफ सेल्स कहा गया। ठीक है, आप लोग को इतना समझ में आया। तो शॉन ने ये हाइपोथेसिस दे दिया, क्या दे दिया, शॉन ने ये हाइपोथेसिस दे दिया। आई होप आप लोग को इतना समझ में आ रहा है, ठीक है, इतना समझ में आया सब लोग को, इतना समझ में आया। लेकिन सेल थियोरी थी ये इनकम्प्लीट थी, क्यों, क्योंकि कुड नॉट, ये लोग ने एक्सप्लेन नहीं किया ठीक है, क्या एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि जो सेल है वो बनता कैसे है, मतलब जो नया सेल, हाउ न्यू सेल्स, द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल। जो नया सेल है वो बनता कैसे है, उन्होंने ये नहीं बता पाया, तो इसीलिए सेल थियोरी इनकी इनकम्प्लीट रह गई, सेल थियोरी कंप्लीट नहीं हुई। फिर एक साइंटिस्ट आए, रुडोल्फ वर्शॉ 1855 में। इन्होंने बोला कि जो सेल्स हैं वो किससे बनते हैं, फॉर्म्ड बाय प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। किससे बनते हैं, प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, ठीक है, न्यू सेल्स, यहाँ पे न्यू ऐड करना, कि जो नए सेल्स हैं वो किससे बनते हैं, न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड बाय मतलब जो, भाई इतना सिंपल है कि जो सेल्स हैं वो जो एक नया सेल हो किससे बना है, अपने पुराने वाले सेल से बना है, प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। और इनको एक स्टेटमेंट इन्होंने दिया, ऑमनिस सेलुला ई सेलुला, ठीक है। इसका मतलब यही है कि जो एक सेल है वो अपने पुराने सेल से बनता है, ठीक है, ऑमनिस सेलुला ई सेलुला, रुडोल्फ वर्शॉ ने। तो ये इन्होंने क्या दिया, फाइनल शेप दिया सेल थियोरी को, मतलब सेल थियोरी को कंप्लीट कर दिया। किसने कंप्लीट किया, रुडोल्फ वर्शॉ ने आके 1855 में स्टेटमेंट देकर सेल थियोरी को कंप्लीट कर दिया। तो हम सेल थियोरी को कैसे कहेंगे, सेल थियोरी को कैसे कंप्लीट करेंगे, सेल थियोरी को, तो सेल थियोरी में एक दो स्टेटमेंट हमारे पास बहुत याद रखना है, आप लोग को मेन दो स्टेटमेंट याद रखना है सेल थियोरी का, कि ऑल ऑर्गेनिजम्स, मतलब सिर्फ प्लांट्स और एनिमल्स ही नहीं, ऑल ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड देयर प्रोडक्ट्स। समझ में आया ये वाला। और रुडोल्फ वर्शॉ वाला क्या था कि न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, ठीक है। तो अगर आप लोग को सेल थियोरी लिखना हो तो आप लोग ये दोनों स्टेटमेंट लिखोगे, यही दोनों स्टेटमेंट एनसीईआरटी में एज अ सेल थियोरी बताया गया है। तो आप लोग को इतना समझ में आया, यहाँ तक पूरा समझ में आया। अब एनसीईआरटी रीड कर देते थोड़ा सा, ठीक है, फटाफट से। ठीक है, देखो सेल थियोरी 8.2, ठीक है। सेल थियोरी में क्या लिखा है, इन 1838 मैट हैस्क्लेडन अ जर्मन बॉटनिस्ट एग्जामिन्ड अ लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स। उन्होंने लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स को एग्जामिन किया एंड ऑब्जर्व दैट ऑल प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल। क्या ऑब्जर्व किया कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, जितने प्लांट्स हैं वो किसके बने हैं, सेल से बने हैं, ठीक है। और
टिश्यूज ऑफ द प्लांट से बने हैं, ठीक है, मतलब सेल से ही तो टिश्यू बनता है। एट अबाउट द सेम टाइम, उसी समय एक और साइंटिस्ट था हमारे पास, थियोडर शॉन इन 1839 में क्या बताया, जर्मन जोलॉजिस्ट थे, उन्होंने बताया, स्टडी डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल सेल्स एंड रिपोर्टेड दैट सेल्स हैड अ थिन आउटर लेयर। थिन आउटर क्या बताया, थिन, थिक नहीं, थिक आएगा तो रॉन्ग हो जाएगा स्टेटमेंट, ठीक है। ऐसे छोटी छोटी चीज़ें एनसीईआरटी में चेंज करके, एनसीईआरटी की लाइनों में चेंज करके नीट के एमसीक्यूज बनते हैं, स्टेटमेंट्स बनते हैं, ठीक है। तो थिन आउटर लेयर किसकी बात कर रहे हैं, सेल मेम्ब्रेन की, विच इज टुडे नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं हम लोग उसको, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ही ऑल्सो कंक्लूडेड बेस्ड ऑन हिज स्टडीज ऑन प्लांट टिश्यूज दैट द प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल इज अ यूनिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द प्लांट सेल। समझ में आया कि सेल वॉल सिर्फ प्लांट सेल में ही देखने को मिलती है, ठीक है। इसी बेसिस पे शॉन ने एक हाइपोथेसिस प्रपोज किया कि इसमें कि प्लांट्स और एनिमल्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल, ठीक है। फिर स्क्लेडन और शॉन ने मिल के एक सेल थियोरी दिया, बट वो सेल थियोरी नहीं एक्सप्लेन कर पा रही थी कि नए सेल्स कैसे बनते हैं, ठीक है। डिड नॉट एक्सप्लेन एज टू हाउ न्यू सेल्स वर फॉर्म्ड। फिर हमारे रुडोल्फ वर्शो आए। कौन आए, रुडोल्फ वर्शो 1855 में फर्स्ट एक्सप्लेन दैट सेल्स डिवाइडेड एंड द न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। और ब्रैकेट में क्या लिखा है, ऑमनिस सेलुलर सेलुलर। इसका मतलब यही है कि जो नया सेल है वो पुराने सेल से ही बना है ना। उन्होंने मॉडिफाई किया हाइपोथेसिस को, स्क्लेडन और शॉन की, और सेल थियोरी को उसका फाइनल शेप दिया, ठीक है। तो हमारी अब नई सेल थियोरी क्या कहती है कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स एंड ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, ठीक है। तो एनसीईआरटी यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गई। पेज नंबर 126 पुरानी एनसीईआरटी में है, नई एनसीईआरटी में आप लोग देख लेना, ठीक है। यहाँ तक आप लोग अच्छे समझ में आया। तो हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसको लिख लो, इरेज कर रहा हूँ। तो आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा लेक्चर। 2 स्लाइड हमने पढ़ी, ठीक है, और दोनों स्लाइड में हम लोगों ने बहुत ही अच्छे से सेल इंट्रोडक्शन पढ़ा, और उसके बाद हम लोगों ने सेल थियोरी को बहुत ही अच्छे से प्यार से देखा और एनसीईआरटी भी पढ़ ली, ठीक है। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, देखो। आप लोग को पता है कि दुनिया में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, क्या कह रहा हूँ मैं, दुनिया में जितने भी जिंदा जीव हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, उनको हम लोग ने साइंटिस्ट ने, एक साइंटिस्ट थे R.H. विट्टेकर, क्या थे, R.H. विट्टेकर। उन्होंने क्या किया, उन्होंने सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को 5 किंगडम में बांट दिया। उनके पहले बहुत सारे साइंटिस्ट थे, ठीक है, उनको भी रिस्पेक्ट देना चाहिए उतनी ही, क्योंकि उनके कॉन्ट्रीब्यूशन से इन 5 किंगडम तक पहुंची है बात, ठीक है। तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सबको पता है। 5 किंगडम मतलब जो हायरार्कियाँ पढ़ते हो लिविंग ऑर्गेनिज्म, उसमें लिविंग वर्ल्ड में पढ़ोगे, उसमें आप लोग को 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ाया जाएगा। तो 5 किंगडम क्या थे हमारे पास, 5 किंगडम। सबसे पहले बेसिक मोनेरा पता है, इसमें सारी बैक्टीरिया जितनी भी दुनिया की हैं सब इसके अंदर भर दो। नेक्स्ट है हमारे प्रोटिस्टा, क्या है, प्रोटिस्टा में सारे जितने भी यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स हैं सब भर दो इसमें। थर्ड है हमारे पास फंगस वाला, फंगाई। नेक्स्ट है हमारे पास हमारे प्यारे मित्रगण प्लांट्स, और फिर लास्ट में हम हैं एनिमेलिया, ठीक है, प्लांटे और एनिमेलिया। हमारे पास क्या है, ये 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन है, जिसमें से आप लोग को पता है कि इनके पास कैसा सेल है, इनके पास प्रोकैरियोटिक सेल है। और किसी के पास प्रोकैरियोटिक सेल है क्या, बिल्कुल भी नहीं। यहाँ से लेके यहाँ तक सबके पास कैसा है, यूकैरियोटिक सेल। क्या है, यूकैरियोटिक सेल। तो सर फर्क क्या है, फर्क अभी देखते हैं हम लोग कि प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में क्या डिफरेंसेस हैं, ठीक है। प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में डिफरेंसेस क्या हैं, अभी हम लोग वही देखने जा रहे हैं। देखो, जो इनकी शुरुआत कहाँ से हुई थी, सेल्स की शुरुआत कहाँ से हुई थी, पानी से, वाटर से लाइफ आई थी। तो वाटर को सेपरेट करने के लिए इनके पास क्या था, एक स्ट्रक्चर था, इनके पास भी एक स्ट्रक्चर था। पहले ये आए हैं मोनेरा, फिर इसमें इवॉल्व हुए हैं, ठीक है। सबसे एडवांस्ड हम हैं एनिमेलिया। अब देखो यहाँ पे इनके पास क्या है, सेल वॉल है, क्या है, सेल वॉल, ठीक है। इनके पास बाहर सेल वॉल थी, लेकिन एब्सेंट इन एनिमल सेल, एब्सेंट इन एनिमल सेल, याद रखना, ठीक है। उसके अंदर इनके पास सेल मेम्ब्रेन थी, इनके पास भी सेल मेम्ब्रेन थी,
क्या है ये, सेल मेम्ब्रेन। नेक्स्ट, इनके पास न्यूक्लियस है अपना जेनेटिक मटेरियल रखने के लिए, मतलब डीएनए रखने के लिए एक न्यूक्लियस है इनके पास। बाहर साइटोप्लाज्म है, क्या है, साइटोप्लाज्म, यहाँ पे न्यूक्लियस है, ठीक है। और साइटोप्लाज्म में क्या है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल मतलब कुछ ऐसे ऑर्गेनल्स जिनके बाहर एक कवरिंग है, मतलब ऑर्गन्स मतलब कुछ ऐसी चीज़ें, अभी तुम लोग चीज़ें देखो, साइटोप्लाज्म में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अपने फंक्शन, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हमारा पावर हाउस ऑफ द सेल, राइबोसोम्स प्रोटीन फैक्ट्री, ये सब पढ़ते हो ना। तो यहाँ पर जो राइबोसोम थे वो तो मेम्ब्रेन बाउंड नहीं है, लेकिन जो माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट है, ऐसी बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स ऑर्गेनल्स हैं जिसके पास यूकैरियोट के पास, जिसके बाहर एक मेम्ब्रेन मतलब एक कवरिंग है। बस प्रोकैरियोट के पास ये सब नहीं है, इसके पास एक राइबोसोम है। देखो इनका जो जेनेटिक मटेरियल है वो बाहर पड़ा रहता है, उसके पास न्यूक्लियस नहीं है, इसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड क्या है, यही डीएनए है, क्या है, यही डीएनए है, मतलब इट इज़ अ जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल समझ में आया। तो इनका जेनेटिक मटेरियल जो है वो न्यूक्लियस के अंदर नहीं होता, इनका जेनेटिक मटेरियल न्यूक्लियस के अंदर होता है, ठीक है। जो इनके पास है ये है साइटोप्लाज्म, बाहर क्या है, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म कैसा है, सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स। कैसा है ये, सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स, मतलब ये पूरा वाटर नहीं होता, क्या बोल रहा हूँ, ये पूरा वाटर नहीं होता, एक फ्लूइड जैसा, एक सेमी फ्लूइड जैसा होता है। ये भी सेमी फ्लूइड होता है, कैसा है ये भी सेमी फ्लूइड है, मैट्रिक्स, ठीक है। अब इनके पास क्या है, हैव मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स के एग्जाम्पल क्या हैं, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स हैं इनके पास, ठीक है। वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है इनके पास, यूकैरियोट्स के पास, ठीक है। इनके पास कोई वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है, ठीक है। क्या क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लांट है तो क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। और क्या है हमारे पास, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इनके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे कि इनके सबके फंक्शंस क्या हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम समझ में आया। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाद क्या है, हम गोल्जी बॉडी, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, ठीक है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइजोसोम, वैक्यूल, ये सब हमारे पास है, ठीक है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल। नेक्स्ट, इनके पास कुछ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल नहीं है, एक राइबोसोम होता है बेचारा इनके पास, क्या है इनके पास, राइबोसोम। कौन सा राइबोसोम, 70S वाला। क्या इनके पास राइबोसोम है, हाँ बिल्कुल है राइबोसोम, इनके पास भी राइबोसोम है, लेकिन ये है 80S वाला, ठीक है। अब ये राइबोसोम कैसा है, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड, मतलब इसके बाहर कवरिंग नहीं होती, और इसमें भी क्या है, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड। राइबोसोम कैसा होता है, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ही होता है दोनों में, बस डिफरेंस है 80S और 70S ऐसा वाला, ठीक है। आप लोगों को प्रोकैरियोट यूकैरियोट सेल पैरेलली सब समझ में आ रहा है, कुछ दिक्कत है, कुछ डाउट है? अगर कुछ भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिख दो, ठीक है। और अगर कोई भी क्वेश्चंस आपको पूछने रहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप लोग ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, और इंस्टाग्राम का लिंक भी दिया है, आप लोग DM करके पूछ सकते हो, बायो यात्रा अकेडमी का ऑफिशियल अकाउंट है, ठीक है। नेक्स्ट, यहाँ पर देखो, इतना आप लोगों को समझ में आया, कोई भी दिक्कत है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि जो राइबोसोम्स होते हैं, राइबोसोम न्यूक्लियस के अंदर तो प्रेजेंट है, सॉरी इसके अंदर तो प्रेजेंट है, साइटोप्लाज्म में तो प्रेजेंट है, और कहाँ प्रेजेंट होता है राइबोसोम, और कहाँ प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट इन माइटोकॉन्ड्रिया, प्रेजेंट इन माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, एंड ऑन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको RER कहते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसको RER कहते हैं। लेकिन यहाँ पे देखो क्या लिखा है, यहाँ पे ऑन लिखा है, इसका मतलब क्या हुआ कि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के तो अंदर हैं क्या, राइबोसोम, लेकिन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर है, ठीक है। तो इतने सारे ऑर्गेनल्स होते हैं, इसके पास सिर्फ राइबोसोम है बेचारे के पास, और कुछ भी है प्लाज्मिड हम लोग अच्छे से देखेंगे, लेकिन इनके पास क्या है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स, क्या है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स। इतना आप लोगों को समझ में आया?
इतना आप लोगों को समझ में आया। इसके पास देखो जो डीएनए है वो भी नेकेड है, कोई इसके पास नेकेड डीएनए है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, न्यूक्लियोइड कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूक्लियोइड कहते हैं। समझे? इतना समझ में आया? ठीक है, ठीक है। और ये जो एनिमल सेल है ना, एनिमल सेल, इसमें एक और चीज़ लिख लो, ऐड कर लो कि इसके पास होता है हैव, एक और नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है। अगर एनिमल सेल है मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉल्ड सेंट्रोजोम। क्या कहते हैं? सेंट्रोजोम। और ये क्या करता है? विच हेल्प्स इन सेल डिवीजन। जब सेल डिवाइड करता है ना, तो इसके पास, एनिमल सेल के पास, मतलब हमारे पास क्या होता है, एक अलग सा ऑर्गेनल होता है जिनको हम लोग सेंट्रोजोम कहते हैं। उसके पास बाहर कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, ये नॉन मेम्ब्रेन बाउंड है, राइबोसोम की जैसे। ठीक है, तो राइबोसोम और सेंट्रोजोम, ये जोम क्या है? ये नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है जो हमारे पास यूकैरियोट सेल के पास है। ठीक है, सेंट्रोजोम सिर्फ एनिमल सेल के पास होगा, और यूकैरियोट सेल के पास बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम, ये सब क्या है? मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स, जो इसके पास नहीं है बेचारे के पास। ठीक है, कौन है हमारा? ये बैक्टीरिया। कौन है ये? बैक्टीरिया। समझ में? इतना लिख लो आप लोग अच्छे से, और मैं एनसीईआरटी भी रीड कर देता हूँ। देखो एनसीईआरटी हम लोग पढ़ते हैं, एन ओवरव्यू ऑफ सेल। ठीक है, इसमें क्या लिखा है कि ऑनियन पील मतलब प्याज का छिलका, या फिर हमारे गाल के अंदर ऐसे करके सेल्स निकालते हैं। ठीक है, ह्यूमन चीक सेल्स, तो प्लांट और एनिमल सेल के लिए ऑब्जर्व कर सकते हैं हम लोग ऐसे। तो अगर हम उनको उसको ऑब्जर्व करेंगे माइक्रोस्कोप के अंदर, तो हमें क्या दिखेगा कि एक ऑनियन सेल है, वो टिपिकल प्लांट सेल है, जिसके पास क्या है, डिस्टिंक्ट एक सेल वॉल है। डिस्टिंक्ट मतलब एक बाउंड्री है जो दिखती है। ठीक है, एज इट्स आउटर बाउंड्री, एंड जस्ट विद इन इट इज अ सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, क्या है? सेल वॉल है, डिस्टिंक्ट है। ठीक है, और उसके अंदर क्या है? सेल मेम्ब्रेन है। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। द सेल्स ऑफ द ह्यूमन चीक हैव एन आउटर मेम्ब्रेन एज द डिलिमिटिंग स्ट्रक्चर ऑफ द सेल। ठीक है, इनके पास आउटर मेम्ब्रेन जो है एनिमल सेल के लिए, वो बाहर वाली ही है जो सेल मेम्ब्रेन है, उसके पास सेल वॉल नहीं होता। ठीक है, तो सेल वॉल क्या है? एब्सेंट इन एनिमल सेल। तो एनिमल सेल के बाहर वाला स्ट्रक्चर क्या होगा? सेल मेम्ब्रेन। उनके पास सेल वॉल नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इनसाइड ईच सेल इज अ डेंस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर कॉल्ड न्यूक्लियस। है ना, सारे सेल के पास क्या है? न्यूक्लियस है। ठीक है, उसके बाद द न्यूक्लियस कंटेन्स द क्रोमोजोम विच इन टर्न कंटेन्स द जेनेटिक मटेरियल। अंदर क्या होता है? हमारे पास जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है। ये क्या है? जेनेटिक मटेरियल। इसको लिखना भूल गए हम लोग, लिख देते हैं पहले। जेनेटिक मटेरियल, मोस्ट फेमस हमारा क्या है? ये डीएनए। ठीक है, डीएनए है जेनेटिक मटेरियल, डीएनए। सेल्स दैट हैव अ मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियाई आर कॉल्ड यूकैरियोटिक, और जिनके पास नहीं है उनको हम लोग क्या कहते हैं? प्रोकैरियोटिक। वेयर सेल्स दैट लैक ए मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस आर प्रोकैरियोटिक। इन बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल अ सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स कॉल्ड साइटोप्लाज्म ऑक्यूपाइज द वॉल्यूम ऑफ सेल। ठीक है, दोनों के पास क्या है? साइटोप्लाज्म है ना। द साइटोप्लाज्म इज द मेन एरिना ऑफ सेलुलर एक्टिविटीज इन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल सेल। साइटोप्लाज्म क्या है? सेलुलर एक्टिविटी का मेन एरिना है। मतलब जितने भी सेलुलर एक्टिविटीज होंगी, जो केमिकल रिएक्शन होंगे, वो सब कहाँ होंगे? साइटोप्लाज्म में। दोनों में, प्लांट्स और एनिमल सेल दोनों में कहाँ पर होंगे? साइटोप्लाज्म के अंदर। ठीक है, वेरियस केमिकल रिएक्शन ऑकर्स इन इट टू कीप द सेल इन लिविंग स्टेट। अगर केमिकल रिएक्शन ना हुई तो सेल तो डेड है ना। फिर तो मेटाबॉलिज्म क्या होता है? ये मेटाबॉलिक रिएक्शन से ही बनता है। मेटाबॉलिज्म लिविंग ऑर्गेनिज्म की डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। देखो, बिसाइड्स द न्यूक्लियस के बाहर यूकैरियोटिक सेल्स हैव अ मेम्ब्रेन बाउंड डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? ऑर्गेनल्स कहते हैं। जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, माइक्रोबॉडीज, वैक्यूल्स। ठीक है, लेकिन प्रोकैरियोटिक के पास ये सब नहीं है। प्रोकैरियोटिक सेल लैक सच मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स। ठीक है, राइबोसोम्स आर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स फाउंड इन ऑल सेल्स, बोथ प्रोकैरियोटिक एज वेल एज यूकैरियोटिक। दोनों के पास है क्या? राइबोसोम दोनों के पास है। समझ में आ रहा है? आगे बढ़ते हैं। Within the cell, ribosomes are not found only in the cytoplasm, but also within the two organelles. किसमें मिलते हैं? Within the two organelles. Within मतलब two organelles के अंदर, एक ऑर्गेनल के ऊपर, दो ऑर्गेनल के अंदर। मतलब साइटोप्लाज्म में तो होता है राइबोसोम, लेकिन राइबोसोम माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट के विथिन, उसके अंदर होता है। लेकिन
एक सरफेस पे भी होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के। देखो आगे पढ़ोगे तो क्या लिखा है, राइबोसोम्स आर नॉट ओनली फाउंड इन द साइटोप्लाज्म, सिर्फ साइटोप्लाज्म में नहीं मिलता, बट ऑल्सो विद इन द टू ऑर्गेनल्स क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया एंड ऑन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ऑन मतलब उसके ऊपर, ठीक है। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, मिस हो जाएंगी तो फिर एमसीक्यू रॉन्ग हो जाता है। एनिमल सेल कंटेन्स द अदर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स। एक और नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है एनिमल सेल के पास, सेंट्रोजोम। कौन सा है, सेंट्रोजोम। किसमें हेल्प करता है, सेल डिवीजन में, ठीक है। यहाँ तक ये पैराग्राफ आप लोगों को पूरा समझ में आया होगा, आई होप, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सेल की साइज़ और शेप, उसके बाद हम लोग प्रोकैरियोटिक सेल स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सेल की साइज़ और शेप पढ़ते हैं फटाफट, आप लोग लिख लीजिए इसको, फिर मिटा देते हैं। सेल की साइज़ देखते हैं सबसे पहले, सेल साइज़। तो सेल की बहुत सारी साइज़ होती हैं। हमारा सबसे स्मॉलेस्ट सेल कौन है, माइकोप्लाज्मा। क्या नाम है, माइकोप्लाज्मा, जो बहुत ही छोटा होता है, 0.3 या फिर 0.5 माइक्रोमीटर, ठीक है, ये रेंज में होता है, ठीक है। माइक्रोमीटर यानी बहुत कम हो जाता है, 10⁻⁶, ठीक है। हमारा नेक्स्ट सेल है बैक्टीरियल सेल। बैक्टीरियल सेल, ठीक है। बैक्टीरियल सेल कैसा है, 3 से 5 माइक्रोमीटर बड़ा, मतलब छोटा ही हो गया ना वो तो बहुत ज़्यादा, ठीक है। उसके बाद हमारा लार्जेस्ट सेल कौन है, लार्जेस्ट सेल हमारा है ऑस्ट्रिच का अंडा। नेक्स्ट हमारा लॉन्गेस्ट सेल कौन सा है, कंफ्यूज मत होना लॉन्गेस्ट सेल और लार्जेस्ट सेल में। लॉन्गेस्ट मतलब बड़ा, नर्व सेल। हमारे जो न्यूरॉन है ना, वो कितना बड़ा है, बहुत ज़्यादा लंबा होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है ह्यूमन आरबीसी, हमारा रेड ब्लड सेल जो ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है ना, वो कितना है, 7 माइक्रोमीटर है डायामीटर में। डायामीटर समझते हो, डायामीटर मतलब ये, ठीक है। बाइकॉन्केव शेप है ना आरबीसी का, तो उसका डायामीटर देख सकते हैं, ठीक है। तो कितना डायामीटर होता है, 7 माइक्रोमीटर। कितना, 7 माइक्रोमीटर। सेल के शेप भी बहुत सारे होते हैं, सेल के शेप भी बहुत सारे होते हैं। कुछ कुछ स्फेरिकल होते हैं, कभी कभी, ठीक है, रिबन लाइक होते हैं, रिबन लाइक, कभी कभी कॉलमनार होते हैं, ठीक है, कभी कभी पॉलीगोनल होते हैं, ठीक है। ऐसी बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ, है ना। कभी कभी थ्रेड लाइक, डिस्क, थ्रेड लाइक धागे जैसा, डिस्क शेप, ठीक है, इर्रेगुलर। तो ये शेप कैसे आते हैं, शेप वेरी बाय द फंक्शंस ऑफ सेल, ठीक है। किससे वेरी करते हैं, फंक्शन से। वेरी बाय द फंक्शंस ऑफ सेल, बेस्ड ऑन सेल फंक्शंस। शेप बेस्ड ऑन द, वेरी ड्यू टू द फंक्शन ऑफ सेल्स, ठीक है। उनके फंक्शंस के बेसिस पे दिख रहा है आप लोग को, विजिबल है ना। तो शेप वेरी ड्यू टू द फंक्शंस ऑफ सेल। मैं नीचे क्यों देखता हूँ बार बार, क्योंकि यहाँ पे स्क्रीन लगी हुई है ना, इसलिए। समझ में आया इतना, इसको भी लिख लो। फिर हम स्टार्ट करते हैं प्रोकैरियोटिक सेल, ठीक है। हेडिंग डाल दो प्रोकैरियोटिक सेल। एनसीईआरटी अगर रीड करनी है तो एनसीईआरटी इसकी भी रीड कर लो। बढ़ते हैं हम लोग प्रोकैरियोटिक सेल की तरफ, ठीक है। इतना समझ में आया आप लोग। अब जो प्रोकैरियोटिक सेल है, प्रोकैरियोटिक सेल है, उसके पास हम लोग ने उसकी बेसिक चीज़ें देखी कि मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल नहीं है, न्यूक्लियस नहीं है, एक जगह में कौन पड़ा हुआ है, उसका जेनेटिक मटेरियल जिसको हम लोग न्यूक्लियोइड कह दे रहे हैं, है ना। मोस्टली तो डीएनए ही होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ हम लोग को पता है, ये सारी चीज़ें तो हम लोग को, बेसिक फीचर्स तो हम लोग को पता है। लेकिन और चीज़ें क्या होती हैं इसमें, और फीचर्स क्या होते हैं, इसके फीचर्स हैं कि मल्टीप्लाई फास्ट करता है, मल्टीप्लाई फास्टर, बहुत ज़्यादा जल्दी मल्टीप्लाई करता है, और छोटा भी होता है, स्मॉलर इन साइज़, ठीक है ना, स्मॉलर इन साइज़। और इसके साइज़ और शेप बहुत वेरी करते हैं। तो वेरिएशन इन साइज, शेप एंड फंक्शंस,
ठीक है, मल्टीप्लाई बहुत फास्ट होता है। जैसे यीस्ट सेल होता है ना, यीस्ट तो फंगस है, ठीक है, फिर भी इतना फास्ट वेरी। इसका स्मॉल साइज होता है, ठीक है, ध्यान दो, मल्टीप्लाई फास्टर, वेरिएशन इन साइज शेप एंड फंक्शंस, और ये छोटे साइज का होता है। कौन? प्रोकैरियोटिक सेल, ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल। इसमें हम लोग बहुत सारे शेप्स देखते हैं। इसके शेप देखो कैसे कैसे होते हैं, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक होता है कोकस शेप यानी स्फेरिकल, आप पढ़ते हो ना, स्ट्रेप्टोकोकस, जिसको निमोनिया जो करता है, निमोनिया कॉज कौन करता है? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। तो कोकस क्यों है? क्योंकि गोल होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास होता है बैसिलस यानी रॉड शेप, लैक्टोबैसिलस, है ना, जो मिल्क प्रोडक्ट्स में देखने मिलता है, लैक्टोबैसिलस, ठीक है। उसके बाद होता है विब्रियो, विब्रियो मतलब कॉमा शेप, कॉमा शेप ऐसा दिखता है, ऐसा। एग्जाम्पल क्या है? विब्रियो कॉलेरे, जो कॉलेरा कॉज कर देता है ना, एक तरह की डिजीज है, ठीक है। और एक स्पाइरल शेप होगा हमारा, स्पिरिलियम, स्पिरिलियम है ना, स्पाइरल शेप, ऐसा ऐसा शेप, ठीक है, स्पाइरल शेप। एग्जाम्पल इसका स्पिरुलिना, ठीक है, समझ में आ गया। इनके शेप बहुत ज़्यादा वेरी करते हैं, मैंने वही लिखा है कि वेरिएशन इन साइज शेप एंड फंक्शंस, ठीक है। इतना आप लोगों को समझ में आ गया, इतना आप लोग समझ में आ गया। एनसीईआरटी एक बार शुरू का पढ़ लेते हैं आप लोग। ये जो एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी है ये, इसका ये पेज भी अच्छे से देख लेना, ये सारे डायग्राम्स भी देख लेना। इसमें इनकी आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, कॉलमनार, ये सबके शेप दिए हैं, उसको भी देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से पढ़ते हैं एनसीईआरटी नीचे से। सेल्स डिफर ग्रेटली इन साइज, शेप एंड एक्टिविटीज़। फॉर एग्जाम्पल माइकोप्लाज्मा जो स्मॉलेस्ट सेल है वो सिर्फ 0.3 माइक्रोमीटर का है, ठीक है, इन लेंथ। वाइल बैक्टीरियल सेल कितना है? 3 से 5 माइक्रोमीटर का। लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल हमारे पास कौन सा है? एग ऑफ ऑस्ट्रिच। अमॉन्ग मल्टीसेलर ऑर्गेनिजम्स ह्यूमन आरबीसी कितना है? 7 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। नर्व सेल इज द लॉन्गेस्ट सेल, ठीक है। सेल ऑल्सो वेरी ग्रेटली इन देयर शेप and they may be disc-like, polygonal, columnar, cuboidal, even irregular. The shape of the cell may vary within the function they perform, ठीक है। जो फंक्शन परफॉर्म करेंगे उन्हीं के बेसिस पर उनका शेप होगा। कितना आप लोगों को समझ में आ गया है? होप। प्रोकैरियोटिक सेल एक बार देख लो। प्रोकैरियोटिक सेल, द प्रोकैरियोटिक सेल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्मा, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स, हमारा पीपीएलओ है, ठीक है। ये सब हमारे पास, ये सब क्या है? बैक्टीरियाज हैं, प्रोकैरियोट हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, दे आर जनरली स्मॉलर एंड मल्टीप्लाई मोर रैपिडली देन यूकैरियोटिक सेल। जल्दी रैपिडली क्या करता है? मल्टीप्लाई फास्टर, ठीक है, मल्टीप्लाई वेरी फास्ट, ठीक है। दे में वेरी ग्रेटली इन शेप एंड साइज। द 4 बेसिक शेप्स ऑफ बैक्टीरिया आर बैसिलस, जो मैंने बताया, बैसिलस, कोकस, विब्रियो और स्पिरिलियम, ठीक है। द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल इज अ फंडामेंटली सिमिलर इवन दो प्रोकैरियोट्स एग्जिबिट अ वाइड वैरायटी ऑफ शेप्स एंड फंक्शंस। मतलब उसके अंदर का ऑर्गेनाइजेशन जो है वो, भाई सब प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर ऑर्गेनाइजेशन वही तो है, न्यूक्लियोइड है, मेम्ब्रेन बाउंड चीज़ें नहीं है, ठीक है। इतना सब समझ गया आप लोग को? आप लोग ये डायग्राम एक बार देख लीजिएगा, ये वाला, ठीक है। इसमें साइज दी गई है बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स की, तो एक बार देख लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आगे देखते हैं, एक स्ट्रक्चर देख लेते हैं प्रोकैरियोटिक सेल का। क्या देखते हैं? स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। इसको मिटा देते हैं, स्ट्रक्चर देखेंगे। तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले हम लोग अगर प्रोकैरियोटिक सेल को ड्रॉ करें तो बाहर ऐसा सेल मेम्ब्रेन बनेगा, ग्लाइकोकैलिक्स बनेगा, सेल वॉल बनेगा, 3 लेयर्स बनेंगी। क्या क्या बोला मैंने? सेल मेम्ब्रेन लिख देते हैं यहाँ पे, सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल और सबसे बाहर ग्लाइकोकैलिक्स। सबसे पहले ग्लाइकोकैलिक्स पढ़ेंगे, फिर सेल वॉल पढ़ेंगे, फिर सेल मेम्ब्रेन पढ़ेंगे, ठीक है। इनके पास एक ऐसे स्ट्रक्चर होता है, एक्सटेंशन सरफेस स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं पीलाई, पीलाई, ठीक है। और ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं बहुत सारे जिनको बोलते हैं फिम्ब्रे और
इनके पास ऐसे एक स्ट्रक्चर होता है जिससे मूव करता है, पूंछ होती है इसकी, है ना, मूवमेंट के लिए, जिसको हम बोलते हैं फ्लैजेला। क्या बोलेंगे? फ्लैजेला। और फ्लैजेला में सबसे पहले होता है बेसल बॉडी, एक होता है हुक, और ये पूरा होती है फिलामेंट, जिसको मूव करके, ऐसा ऐसा मूव करके वो आगे बढ़ती है। कौन? बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया का ही तो सेल है ना, प्रोकैरियोटिक सेल। नेक्स्ट, इसके अंदर और क्या क्या चीज़ें हैं? इसके अंदर एक एक्सटेंशन है जिसको हम लोग बोलते हैं मीजोजोम। क्या बोलते हैं? मीजोजोम। ये क्या हो गया? फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ हम लोग पढ़ते हैं मीजोजोम। एक और ऐसे स्ट्रक्चर होता है क्रोमैटोफोर। क्या होता है? क्रोमैटोफोर। ये कैसे हैं? ये स्ट्रक्चर कैसे हैं? ये इनफोल्डिंग्स हैं। कैसी हैं? इनफोल्डिंग्स, मतलब अंदर की तरफ फोल्ड होना। कौन अंदर की तरफ फोल्ड हो रहा है? सेल मेम्ब्रेन ही अंदर की तरफ फोल्ड हो रहा है। क्रोमैटोफोर क्यों है? क्योंकि इसके बाहर क्या, अंदर ऊपर क्या है, सरफेस पे क्लोरोफिल है। क्या है? क्लोरोफिल। तो क्रोमैटो मतलब कलर देना, कलर वाला कोई स्ट्रक्चर है जो बियर कर रहा है। बियर करना मतलब अपने ऊपर रखना, फोर मतलब बियर करना, तो क्रोमैटोफोर नाम है उसका। ठीक है, समझ में आया? तो क्या हो गया? ये सेवेंथ हो गया, ये एट्थ हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है? एक इनके पास होता है ऐसा स्ट्रक्चर, ऐसा सर्कल सर्कल वाला, जिसको बोलते हैं प्लाज्मिड। प्लाज्मिड कैसा है? एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है, मतलब एक डीएनए तो अलग है और ये एक अलग। ये नाइन्थ वाला स्ट्रक्चर हो गया। दूसरा हमारे पास क्या है? राइबोसोम्स हैं। क्या है? राइबोसोम्स, तो पता ही हमको, राइबोसोम्स 10वां। ठीक है, उसके बाद एक और चीज़ होती है इंक्लूजन बॉडी, जिनके इंक्लूजन बॉडीज़, और ये क्या है? ये तो न्यूक्लियोइड है। क्या है ये? न्यूक्लियोइड, जेनेटिक मटेरियल। तो 11वां और 12वां। ठीक है, तो ये 12 स्ट्रक्चर हम लोग लाइन से सबके बारे में अच्छे से डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, पूरे 12 के 12 स्ट्रक्चर्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे सेल एनवेलप। सेल एनवेलप मतलब इनको तीनों को मिला के सेल एनवेलप कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल एनवेलप। समझ में आया? क्या बोलेंगे? सेल एनवेलप। ठीक है, इतना समझ में आया आप लोग को? सेल एनवेलप तक? ठीक है, तो आप लोग इतना, आप लोग नेक्स्ट लेक्चर में ये डायग्राम आप बना लीजिएगा। ठीक है, मैं साइड हट जाता हूँ, डायग्राम आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर बना लीजिए। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या देखेंगे? यहाँ से स्टार्ट करेंगे सेल एनवेलप, ग्लाइकोलिक सेल वॉल। जितना मैंने नंबरिंग दिया है वैसे ही नंबरिंग में हम लोग बढ़ते जाएंगे और एक एक ऑर्गेनल्स को डिटेल में पढ़ते जाएंगे। आप लोग एनसीईआरटी को रीड करते रहिए। ठीक है, मैंने भी रीड, मैं क्लास में करा रहा हूँ, और वैसे भी आपको टाइम मिले तो कुछ क्वेश्चन आप बना लीजिए और बाकी सब्जेक्ट को टाइम दीजिए और इसको रिविजन करते रहिए। ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर आएगा थर्सडे को। ठीक है, दैट इज़ 27 अगस्त। ठीक है, तो तब हम आगे बढ़ेंगे चैप्टर में। तो आई होप आप लोग को सारा चीज़ समझ में आ गया है। अगर नहीं समझ में आया है तो आप लोग कमेंट सेक्शन पूछ लो, और आप लोग हमारा टेलीग्राम जो चैनल है बायो यात्रा अकेडमी का, उसको ज्वाइन करो। ठीक है, उसमें कोई भी आप लोग को डाउट पूछना हो वहाँ पे ड्रॉप कर दो, कुछ भी पूछना हो ड्रॉप कर दो। ठीक है, अगर मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगा। ठीक है, इसकी गारंटी है। और नेक्स्ट हमारा जो इंस्टाग्राम अकाउंट है उसको भी आप फॉलो कर लो। ठीक है, वहाँ पे भी डीएम में भी डाल सकते हो, वहाँ पे भी अगर मैंने देखा डाउट तो मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, और वीडियो कैसा लगा, क्या इंप्रूवमेंट चाहिए आप लोग को, और भी क्या चीज़ें चाहिए, आप लोग कमेंट सेक्शन में एक बार लिख दीजिए। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अपने जितने भी नीट के दोस्त हैं, जितने भी एस्पिरेंट्स हैं, ठीक है, सब लोग को ये वीडियो सेंड कर दीजिए, क्योंकि बायोलॉजी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने वाला हूँ 2027 के लिए। ठीक है, तो आई होप आप लोग, आपको पूरा लेक्चर समझ में आया होगा। ठीक है, सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि नेक्स्ट जो वीडियो उसकी नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रही, तो बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। ठीक है, तब तक पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।